Sir, good afternoon. My name is R.S. Dubey. हमारी कंपनी एक ऑडियो विजुअल कंपनी है और बेसिकली हम लोग स्मार्ट क्लासरूम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। इस समय हम जो है सिस्टम इंटीग्रेटर बन चुके हैं, ऑडियो विजुअल के कंप्लीट इंटीग्रेटर। तो जो भी हमारा ऑडियो विजुअल का सिस्टम होगा उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हम लोग मिलकर करते हैं। जैसा कि हमने दिखाया है कि इसमें जो है ये कुछ पार्ट है जिनको मैं ट्रेनिंग सेशन में लूँगा और एक एक करके जो है ब्रीफ करूँगा, जिसमें पोडियम सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम है, डिस्प्ले सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, वर्चुअल सिस्टम, एसेसरीज, केबल एंड कनेक्टर। इनका एक एक पार्ट, एक एक टॉपिक को मैं उठाऊंगा, उसके बारे में आपको जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो अभी जैसे हमने पोडियम सिस्टम उठाया है, आपको ये पता होगा कि हमारा ये डिजिटल पोडियम जो है हम इसके मैन्युफैक्चरर हैं। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिज़ाइन होगा, जो भी ऐसा होगा, हाँ, लेकिन वो बल्क में मिले, एक दो पीस के लिए नहीं। अगर आप इसका डिज़ाइन चेंज करवाते हैं तो एक दो पीस के लिए नहीं, अगर जो है बल्क में क्वांटिटी अगर आप देंगे तो हम उसका डिज़ाइन भी चेंज कर देंगे। अब बेसिकली जैसे मैंने बोला कि डिजिटल पोडियम को 3-4 नाम से जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रोस्ट्रम बोल देते हैं, डिजिटल टीचिंग प्लेटफॉर्म कह देते हैं इसको, डिजिटल पोडियम तो कहते ही। अब इसको बनाते कैसे? दो चीज़ों से इसको बनाते हैं, या तो मैं मेटल में बनाऊंगा या वुड में बनाऊंगा। मेटल में बनाऊंगा तो इसका थिकनेस 1.6 mm कौन से सीट का होगा? CRCA सीट का बनाऊंगा। ये सब वुडन में बनाऊंगा तो दो टाइप का वुडन होगा, या तो टीक वुड होगा या तो रबर वुड होगा। और इसका शेप कैसे होगा? या तो वर्टिकल टाइप का जैसे आपके पास है, या तो टेबल टाइप का बनाऊंगा, उस पर आप बैठ करके भी आराम से जो पढ़ा सकते हैं। अब इस पोडियम में लगता क्या क्या है? लगने के लिए जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चर हो गया, इंटरेक्टिव पैनल में जैसे मैंने लिखा टच पैनल, कितने का होगा? 21.5 इंच का टच पैनल होगा। कितने पॉइंट टच होगा? 10 पॉइंट टच होगा। ठीक है सर। जो भी पैनल हमारा आएगा ये 21.5 इंच का, ये हमारा ऊपर ही फ्रेम पे लगा होगा और ये मोटराइज टिल्ट होगा। आपका व्यूइंग एंगल देखने के लिए कहाँ पे आपको सही दिखाई पड़ रहा है वो एडजस्टेबल है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मोटराइज टिल्ट बोलते हैं। मोटराइज टिल्ट होगा और 10 पॉइंट टच होगा। मतलब अगर आप 10 उंगली रख देंगे तो वो काम करेगा। ये था। दूसरा पेन इंटरेक्टिव, साइज क्या होगा? यही होगा पेन इंटरेक्टिव, मतलब इसको पेन से लिख सकते हो आप इस पर। तो एक्सपी पेन ये एक कंपनी का नाम है, उसका हम देंगे। और सबसे अच्छा पेन इंटरेक्टिव में जो है ये जो है वैकाम कंपनी का। इसमें आप जैसे पेपर पे लिखते हैं ना, उस हिसाब का आपका फीलिंग देगा है कि जैसे आप पेपर पे लिख रहे हैं। लेकिन जब आप क्वालिटी मांगेंगे तो कॉस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है साहब। तो यहाँ तक आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा, उसमें टच पैनल लगाते हैं। अभी स्ट्रक्चर में और सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा मोटा चीज़ें बता दूँ, फिर उसके बारे में और ब्रीफ कर दूँगा। स्ट्रक्चर MMC जो लिखा हुआ साहब, ये है मल्टीमीडिया कंट्रोलर। मल्टीमीडिया कंट्रोलर हमारा
एक तो EAPL जो लिखा हुआ है ये एनालॉग है, एनालॉग कम डिजिटल है, ठीक है साहब। ये जैसा कि हमारे उस पोडियम पे आपने देखा होगा वो अभी लगा हुआ है, तो उसी में सारा स्विचर, स्प्लिटर, ऑडियो, वीडियो, नेटवर्क सब कुछ इसमें दिया है। मल्टीमीडिया का मतलब होगा है कि मल्टी टाइप का आप जो है सिग्नल उसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मेरा ऑडियो हो गया, वीडियो में HDMI और VGA दोनों हैं, USB, उसमें USB 2 टाइप का है, एक इन है एक आउट है। इन आउट का USB इन आउट का मतलब क्या है, ये नहीं है आप बॉटम प्लेट देख रहे हैं वहाँ मल्टीमीडिया कंट्रोलर ऊपर पे लगा है। इन आउट का मतलब क्या है कि एक में हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, दूसरा में आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, है ना मैजिक टाइप का, कि उसी में हमें फैसिलिटी दे रखी है। नेटवर्क के लिए भी जो है आप उसमें लाइन पोर्ट बना हुआ नेटवर्क डाल सकते हैं। तीसरा कम डिजिटल जो मैंने बोला, इसके साथ आप अपना प्रोजेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं, और सिग्नल को चेंज कर सकता हूँ, मतलब VGA और HDMI चेंज कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा मोटराइज स्क्रीन अगर आपने लगाया है तो मैं उसको भी अप डाउन कर सकता हूँ इस अपने मल्टीमीडिया कंट्रोलर के साथ। ऑडियो सिस्टम इंटीग्रेट हो रखा है तो उस ऑडियो सिस्टम को भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मतलब वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बारे में क्लियर हो गया। नाउ अब आगे हम प्योरली डिजिटल में, प्योरली डिजिटल। अब यहाँ पर एनालॉग कुछ है नहीं। अब इसके साथ आप देख रहे हैं कि जो है इसमें क्या था कि ऊपर बटन मिलता था आपको करने के लिए, जैसे वहाँ पर PC लिखा हुआ है, लैपटॉप लिखा हुआ है, विजुलाइजर लिखा हुआ है, तो जो भी चीज़ आपको सिग्नल दिखाना है उसको मैं प्रेस करूँगा। लेकिन यहाँ पर आपको बटन नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 पार्ट में बढ़ गया, एक टच पैनल और दूसरा प्रोसेसर इंडिकेट हो गया यहाँ पे। तो बिना प्रोसेसर के ये टच पैनल काम नहीं करेगा और मेरा जो स्विचिंग डिवाइस था वो भी अलग हो गया। EAPL जो एनालॉग कम डिजिटल था उसमें सारा कुछ कंबाइंड था, सारा कुछ एक कंबाइन करके रखा। और जब प्योरली हम डिजिटल में जाएंगे तो सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये टच पैनल है, उसके स्थान पर मैं टच पैनल लगाऊंगा, उसमें सारा प्रोग्राम करूंगा, जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसकी बटन बनाऊंगा। जैसे प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करना है तो प्रोजेक्टर का कंट्रोल बनाऊंगा, मोटराइज स्क्रीन को कंट्रोल करना है तो उसका कंट्रोल बनाऊंगा, ऑडियो को कंट्रोल करना है उसका कंट्रोल बनाऊंगा, और उसके साथ एक लंबा चौड़ा जो है प्रोसेसर लगता है, उस प्रोसेसर के साथ ये सारी चीज़ें मैं कंट्रोल करूँगा। अब क्या क्या चीज़ कंट्रोल करूँगा मैं अभी आगे बताता हूँ क्या करूँगा। PC जो इसके साथ में रखूँगा तो मिनिमम i5 8GB 512 SSD डेल का या HP का हो, ठीक है। इसके साथ ऑडियो सिस्टम अगर मैं इनबिल्ट करूं तो 120 वाट का जो है मिक्सर एम्पलीफायर, सनाइजर का गुजनेक माइक, वायरलेस माइक भी सनाइजर का लेपल या हैंडहेल्ड दे दूंगा। तो ये एक मतलब जो है ये कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो ये प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोसेसर कौन सा होगा, क्या क्या कंट्रोल करेगा ये, अब कैसे करेगा। इसमें मल्टीमीडिया में EAPL का जो एनालॉग और कम डिजिटल था इसमें से सारा इनबिल्ट था, उसमें तो कुछ करना नहीं, सब कुछ करके रखा हुआ है, आप करिए। लेकिन यहाँ आपको सारा प्रोग्राम करना है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई है कंट्रोल करने के लिए, 4-5 चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं। पहला जैसे RS-232 पोर्ट होता है कंट्रोल करने के लिए,
इसको हम प्रोग्राम करते हैं, इस पर कमांड डालते हैं कि ऑन का कमांड डालना, ऑफ का कमांड डालना है, और जो भी डिवाइस को मेरे को कंट्रोल करना है इसका कमांड वो कंपनी खुद बना करके देती है। हमें वो उस कमांड को उठाना है, अपने प्रोसेसर में डाल देना है। ठीक है साहब। दूसरा IR आप जान ही नहीं, इंफ्रारेड पे जैसे आपका रिमोट काम करता है उसी से। तो रिमोट से जितनी भी चीज़ें चलने वाली हैं उसको मैं कंट्रोल करूँ। अब कंट्रोल कैसे करूँगा? जो की उन्होंने रिमोट पे बना रखा है उसका मैं IR लर्न करूँगा। जैसे ऑन का IR क्या है, ऑफ का IR क्या है, इसी तरह जो भी आपके जो रिमोट पे जो भी बनाया है तो उसको मैं लर्न करूँगा। लर्न करके उस प्रोग्राम में डाल दूँगा, उसका बटन बना दूँगा, तो आपका रिमोट बाईपास हो गया, आप उसी टच पैनल से कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है साहब। तीसरी चीज़ क्या है? इनपुट आउटपुट, जिसको IO बोलते हैं। IO में हम क्या करते हैं कि इमरजेंसी टाइप का कोई सिग्नल हो। अब आप बोलेंगे इमरजेंसी टाइप का सिग्नल क्या है? या कोई सिग्नल ये है कि जैसे आपको बताना है कि 12 बजे मेरा लंच टाइम है, 12 बजे आकर के इसको हिट मारना और 12 बजे अनाउंस कर देना कि भैया लंच टाइम है, आप लोग लंच कर लीजिए। या जैसे आप लिफ्ट में नहीं देखते हैं, जब वो फर्स्ट फ्लोर पे आता है तो बोलता नहीं है फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हो, सेकंड फ्लोर पे आ गए हो, थर्ड फ्लोर पे आ गए हो। ये इस टाइप का सिग्नल ये काम करता है। या कहीं फायर आ गया, तो फायर आ गया तो सिस्टम को कौन बताएगा? सिस्टम तो अपने आप समझेगा नहीं। कहीं पर जो है स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, उसको जो है इसके साथ लिंक किया हुआ, जैसे ही उसको मिला कोई सिग्नल, ये इसको बताएगा कि भैया उधर धुआं उड़ा है, कोई जो है आ गया है, इसको बताओ जो है हूटर बजा दो, हूटर बजा देगा। ठीक है साहब। चौथा चीज होता है रिले। इसका एक काम है ऑन ऑफ का भी, कोई बटन का काम करना है, कोई जो बल्ब का काम करना, ऑन ऑफ कराना है तो बटन का भी काम करता है। रिले का काम क्या है कि कोई मोटर वाली चीज़ अगर चलाना है आपको, जैसे मोटराइज स्क्रीन को अप डाउन करना है, मोटराइज कर्टन को अप डाउन करना है, तो उसके लिए इस पोर्ट का जो है काम आता है। तो सिंपल सा लैंग्वेज में कि जो अगर मोटराइज कोई डिवाइस लगी हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे मोटराइज लिफ्ट भी लगाते हैं हम प्रोजेक्टर के लिए, मोटराइज कर्टन लगाते हैं, मोटराइज स्क्रीन लगाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए। ये सारा जो है पोर्ट किस में होता है? ये प्रोसेसर में होता है। अब कोई 4 पोर्ट होगा, मान लीजिए 4 पोर्ट इसका है, 4 पोर्ट इसका है, 4 पोर्ट इसका है। ये प्रोसेसर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आपका पोर्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन होगा यही, पांचवा कोई चीज़ नहीं होता कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जितना भी चीज़ है कंट्रोल इसी से हो रहा है, जो भी कंट्रोल हो रहा है सब इससे हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये नेटवर्क। अब मान लीजिए ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है, आजकल सब कुछ जो है नेटवर्क पे बना दिया गया है, लेकिन जितने भी डिवाइस आपका कंट्रोल हो रहा है या जितना भी डिवाइस को कंट्रोल करना है, जिसके साथ आपको स्विच कराना है, उसमें नेटवर्क पोर्ट होना चाहिए, जो कि बेसिकली आजकल आम चीज़ है सबके पास, जिसको मैं इथरनेट बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ? ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे याद है मल्टीमीडिया कंट्रोलर के बारे में कुछ तो समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। अगर जनरल वाला मैं लगाऊँ एनालॉग फ्रॉम डिजिटल, जैसा कि मेरे पोडियम में लगा है, तो दूसरा यहाँ भी है अपने पास। वो कौन सा है? सिल्वर टच पैनल रख दिया आप लोगों ने? हाँ सर, लेफ्ट
उसमें क्या है कि सारा कुछ करके रखा हुआ है, उसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड एंड कम्पैक्ट। क्या बोलेंगे? क्लोज एंड कम्पैक्ट। लेकिन ये क्या है, ये ओपन है। ये मेरा से 5.5 इंच का टच पैनल है। अब ये केवल टच पैनल है, इसको कुछ नहीं पता है कि मैं क्या हूँ, जब तक कि इसके साथ प्रोसेसर मैं ना लगाऊँ और इसमें प्रोग्राम करके ना डालूँ। तो इसमें कुछ है, कुछ दिखेगा? इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। ब्रेन कोई और है, ये केवल कमांड देने का काम करता है। बाकी जितनी भी स्विचर का काम क्या है, ऑडियो का काम क्या है, ये सारी डिवाइसें अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है साहब? तो डिजिटल पोडियम में ये सारी चीज़ें लग रही हैं, जैसा कि मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया। अब थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर में और आ जाते हैं। स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर बता दिया कि किस चीज़ किस मटेरियल का बना है। अब फैसिलिटी क्या होगा उसमें? इसमें हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है हम कूलिंग फैन लगाए हुए हैं। कूलिंग फैन की फैसिलिटी है। डॉक्यूमेंट कैमरा रखने के लिए ड्रावर फॉर विजुलाइजर रखा हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है ना? इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए इसमें कैस्टर व्हील लगा है, जिसमें आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मॉनिटर के लिए मैंने बताया कि व्यू एंगल को जो है करेक्ट करने के लिए इसमें मोटराइज टिल्ट की फैसिलिटी दी गई है। ऊपर आप अपने मॉनिटर को कवर कर सकते हैं, इसमें से स्क्रैच ना है, यूज नहीं हो रहा है उसको बंद कर दीजिए। सारा ड्रावर ड्रॉर सब लॉकेबल है, लॉक कर दीजिए। ये रहा ये सारा पोडियम के लिए। मुझे आशा है कि पोडियम के बारे में कुछ समझ में आया होगा। या कोई क्वेश्चन है आपका? इसके बाद मैं ऑडियो सिस्टम उठाऊंगा। ऑडियो सिस्टम में क्या क्या बेसिक है उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा उसका ब्रीफ बताऊंगा। ठीक है साहब? तो पोडियम के बारे में कोई क्वेश्चन है आपका? मेटल और वुडन में कॉस्टली कौन सा रहता है या फाइनेंशियली कैसा है? कॉस्टली देखिए जो है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार होता, प्लस जो है कास्ट का पार्ट मेरा नहीं। कॉस्टली मीन्स ये जो ड्यूरेबिलिटी है उसकी, ड्यूरेबिलिटी दोनों। इसीलिए तो हम जो है यहाँ वुड जो है कोई वैसा वुड दे नहीं रहे। टीक वुड और रबर वुड जो है ये चलता ही रहेगा। हमने जो अभी DTU में लगाया है, मेरे ख्याल में जो है 8-9 साल तो हो गया, अभी तक कोई कंप्लेन ही नहीं किया। लेस मेंटेनेंस वुडन का दिया था, रबर वुड का। और जब हम लोगों को जाने का मौका मिलता है तो बोलते हैं यार आपने बहुत अच्छा दिया, अभी तक तो ये चल ही रहा है। पोडियम पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से ऑडियो सिस्टम स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, ऑडियो DSP, ठीक है सर। बेसिकली ऑडियो
सिस्टम का दो पार्ट होता है। एक होता है पीए सिस्टम, सिस्टम। ठीक है ना। दूसरा होता है कॉन्फ्रेंस सिस्टम। अब पीए सिस्टम का मैं पार्ट जो है अभी ब्रीफ कर रहा हूँ, जिसमें से स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, ऑडियो डीएसपी ये होता है। कॉन्फ्रेंस सिस्टम में बाद में उठाऊंगा, ठीक है सर। अब जैसे स्पीकर आएगा, स्पीकर केवल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, किसी को कुछ पता है? इंजीनियर साहब कहाँ पे हो? यही हो ना, तो इसलिए उसको निकाल दीजिए, कान वाला एक बाहर वाला स्पीकर दोनों। ठीक है। स्पीकर दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा है? कुछ पता है इसके बारे में? कोई, किसी को नहीं? केवल दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव स्पीकर, दूसरा पैसिव स्पीकर। दो ही टाइप के स्पीकर होते हैं, एक एक्टिव स्पीकर, दूसरा पैसिव। एक एक्टिव, दूसरा पैसिव स्पीकर। दो ही टाइप के स्पीकर होते हैं। अब ये क्या चीज़ है एक्टिव पैसिव? सर समझ लीजिए, लिख लीजिएगा, बाद में जब समझा दूंगा वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये वीडियो आपके पास रहेगा वैसे भी जरूर। एक्टिव का मतलब होता है जिसको एक्टिव करना है, जिसको पावर की आवश्यकता है, जिसको हम एम्पली स्पीकर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पली स्पीकर में क्या होता है, उसके अंदर एम्पलीफायर इनबिल्ट होता है। पैसिव में क्या होता है कि जिसको हम वोल्टेज पे चलाते हैं या इम्पीडेंस पे चलाते हैं, उसको पावर की ज़रूरत नहीं। पावर का मतलब क्या समझते हो? 230 वोल्ट AC। एक्टिव जो होगा इसमें 230 वोल्ट AC सप्लाई देना होगा। पैसिव में क्या होगा, इसको 70 वोल्ट या 100 वोल्ट या 8 ओम पे जो है कनेक्शन जाएगा इसका। 8 ओम का जो है जनरली 8 ओम माना जाता है। उसके बाद 4 ओम 2 ओम सब कुछ वो कैलकुलेशन पे आएगा। अब 70 वोल्ट 100 वोल्ट इसको बोलते हैं लाइन मोड। लाइन का मतलब जो है लाइन सप्लाई, वो एम्पलीफायर से आएगा। AV मोड एम्पलीफायर से आएगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मैं पावर के लिए 230 वोल्ट सप्लाई दूंगा इसमें एक्टिव वाले में, प्लस सिग्नल कहीं से भी उठा लूँगा, चाहे मेरा जो है फ़ोन से चल रहा हो, चाहे PC से चल रहा हो, कहीं चला हो, तो इसमें छोटा सा एम्पलीफायर इसी के अंदर इनबिल्ट बना दिया जाता है। जैसे 30 वाट का है तो हम लोग आप लोग देखे होंगे ना, एम्पली स्पीकर लगाते हैं 30 वाट वाला, तो पेयर में आता है। तो पहला जो आता है उसमें सप्लाई दिया जाता है, फिर उसमें सिग्नल डाल देते हैं, दूसरे वाले को लूप कर देते हैं, ठीक है। इसका रेयरली यूज होता है, ठीक है। अब पैसिव स्पीकर हम उठाते हैं। पैसिव स्पीकर अकॉर्डिंग टू यूज, ये सीलिंग माउंट, वॉल माउंट और बॉक्स टाइप, इंडोर, आउटडोर। जो अभी कोडिंग में लगाए थे वो फ्लोर माउंट है।
मतलब पूरे में लगे थे फ्लोर माउंट थे ना। ये वॉल माउंट आपके सामने रखा हुआ है, ये वॉल माउंट है। तो पूरे वाले लाए थे हम, जो उसको यूज़ किया हुआ है अभी, जो वो बिना उसके थे वो फ्लोर माउंट थे ना। इन्हीं में से वॉल वाले वो क्या है, इन वॉल। अब वॉल में भी एक फ्लश माउंट होता है, एक इन वॉल होता है। वॉल में भी दो टाइप होता है, ये दिख रहा है नहीं उधर, दिख रहा नहीं, अच्छा। एक होता है मत चाहिए सर, मत चाहिए। सरफेस माउंट, एक होता है इन वॉल। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं सरफेस माउंट या फ्लश माउंट। इन वॉल तो दीवार के अंदर में चला। इसी तरह सीलिंग का भी होता है, ठीक है। ज़्यादा मेरे को डीप में ले जाओगे तो फिर एक दिन का एक चैप्टर बन जाएगा। अभी इतना ही समझिए कि ये होता है, ठीक है। तो स्पीकर यही होता है जो कि बेसिकली लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू यूज ये 30 वाट का, 60 वाट का, जितना भी आपका यूज है। अब ये आता है कि इसमें हम लोग कंपनी कौन कौन सी डील करते हैं। हम बाई एम, अपार्ट, QSC, BOSC, ये था। तो बाई एम पे QSC है और बॉस है, ठीक है। ठीक है सर, जी सर। इससे ज़्यादा आगे फिर ये वाटेज जो है ये पावर कंजप्शन है या उसका इफेक्ट है, जो साउंड का इफेक्ट है वो ये स्पीकर का वाटेज। स्पीकर का जो वाट है ना, 500 वाट है, तो 500 वाट कंजप्शन है या उसका वॉल्यूम कैपेसिटी है उसकी। ये इसमें दो चीज़ें होता है, एक RMS, एक होता है पीक। तो मान लीजिए नॉर्मली आपका 30 वाट है तो 30 वाट इसका RMS है, 30 वाट पे ये कंटिन्यूस चलेगा। अगर वॉल्यूम को आप बढ़ा दें जैसे पीक, तो पीक इसका जो है 40 वाट है, 40 to 60 वाट तक होता है। ज़्यादा वाटेज होगा तो ज़्यादा आवाज़ ज़्यादा होगा उसका। ये तो जितना ज़्यादा वाटेज होगा उतना ज़्यादा आवाज़ तो होगा ही होगा। स्केल तो नहीं है यहाँ पे आयरन वाला? वाटेज जितना होगा उतना तो आवाज़ तो ज़्यादा देगा ही देगा, ठीक है साहब। नीचे वाला हाँ। हो गया हो गया। इसी तरह से माइक्रोफोन भी दो ही प्रकार का होता है। एक होता है डायनेमिक, दूसरा होता है कंडेंसर। ठीक है सर, दुनिया में दो ही प्रकार के माइक हैं, डायनेमिक और कंडेंसर। डायनेमिक में वो डायाफ्राम का टेक्नोलॉजी आता था जिसमें कॉइल ऑयल है वो जो मूवमेंट करता है, लेकिन आजकल कंडेंसर का टेक्नोलॉजी आ गया है, ठीक है। इसमें डायनेमिक में किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती है, ये पावर आपका जो है एम्पलीफायर के जो है इनपुट से ही उठा लेता है, जो भी 1.5 वोल्ट का से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन कंडेंसर जैसा आप देखते हैं, कंडेंसर को पावर की ज़रूरत होगा, कंडेंसर बिना पावर के काम नहीं करता। अब जैसे फैन में भी अपना कंडेंसर लगाते हो ना, अगर उसमें पावर नहीं जाता है तो पावर को जो है चार्ज करने के लिए स्टोर कर लेता है, ठीक है। लेकिन उसको पावर की ज़रूरत होती है तभी वो स्टोर करेगा। तो इसी तरह माइक्रोफोन में जो पावर की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं क्या, फैंटम पावर। क्या पावर बोलते हैं, फैंटम पावर। ये 9 वोल्ट से लेकर के जो है 52 वोल्ट तक होता है।
ठीक है। और एक कंडेंसर माइक जो है ये स्ट्रांग माइक, ये तो होगा पावर की रिक्वायरमेंट। दूसरा पार्ट क्या होता है इसमें, पिकअप पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि माइक को चूज करते समय जो है कौन सा माइक कहाँ लगाना है, ठीक है। ये उसके पिकअप पैटर्न पर निर्भर करता है। इसमें कौन कौन सा है, ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है। ये ओमनी डायरेक्शनल मतलब क्या है कि चारों तरफ से कैप्चर करेगा, ठीक है। तो ऐसा माइक्रोफोन कहाँ लगाना चाहिए, जैसे आप बैठे हो कॉन्फ्रेंस टेबल पे, एक बीच में माइक रख दिया जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से कैप्चर कर रहा है। यहाँ पर कौन सा माइक सूट करेगा, क्या क्या तक कवर करवा पाओगे आज? ये तो हो जाएगा। और टाइम मिलेगा तो ये ले लूँगा मैं। डिस्प्ले तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, डिस्प्ले तक आप कवर करा दो आज। ये मैं कर दूँ, कुछ ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए यहीं पर आपको सोचना है, यहीं पर आपकी काबिलियत है। जानने को तो सब लोग जानते हैं, कोई भी माइक लटका दो साला कहीं ना कहीं से तो बोलेगा ही, लेकिन कहाँ पे कौन सा माइक लटकाना है, कौन सा माइक देना है, दैट इज डिफरेंट सवाल, ठीक है। तो ओमनी डायरेक्शनल क्या है, ये चारों तरफ से कैच करेगा। इसका मतलब जहाँ पे कॉन्फ्रेंस टेबल हो या कहीं कॉन्फ्रेंस करना हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो, तो वहाँ पर ये माइक लगाया जाता है, ठीक है साहब। थीम समझ में आ रही है ना। दूसरा क्या होता है, कार्डाइड। कार्डाइड क्या होता है कि हार्ड की शेप का होता है इसका पिकअप पार्ट, मतलब इसके सामने बोलोगे तो कैच करेगा, पीछे बोलोगे तो नहीं करेगा, लेफ्ट बोलोगे तो नहीं करेगा, राइट बोलोगे तो नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए यूनी डायरेक्शनल, अगर इसके डायरेक्शन में आप बोलोगे इस टाइप का होता है, जैसे इस डायरेक्शन में इसका बोलोगे तो ये ज़्यादा कैच करेगा, इसके पीछे आओगे तो माइन्यूट कम करेगा, ठीक है। तो ये वाला माइक जो है गुजनेक में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे पोडियम पे खड़े होकर के कोई स्पीच देने का काम है, तो मैं वो माइक लगा करके बोलूँगा तो सही काम करेगा, इधर बोलूँगा तो नहीं काम करेगा, उधर बोलूँगा तो नहीं काम करेगा, मतलब करेगा भी तो ना के बराबर होता है, वो फीड नहीं होगा। तो इस टाइप का माइक जो है ये कॉन्फ्रेंस पे जो है, कॉन्फ्रेंस सिस्टम जो बनाया जाता है टेबल पे रख करके, या गुजनेक माइक जो डिज़ाइन होता है तो देना चाहिए। तो बढ़िया माइक है, यहाँ सब लोगों का आवाज़ नहीं देखना है, मेरी आवाज़ जाए। तो पोडियम के लिए कंडेंसर माइक होना चाहिए, और कौन सा पैटर्न होना चाहिए, कॉर्डाइड होना चाहिए। कंडेंसर माइक में कौन सा होना चाहिए, कॉर्डाइड होना चाहिए। इसके सामने से बोलूँगा तभी जाएगा, अच्छा है। इसी तरह से सुपर कॉर्डाइड होता है। सुपर कॉर्डाइड में पीछे वाला बिल्कुल खत्म हो जाता है, एकदम ना निकलेट जीरो के आसपास। तो अगर सुपर कॉर्डाइड हो तो और अच्छी बात है, ठीक है साहब। तो माइक में आपको क्या देखना है, उसका पिकअप पैटर्न कौन सा है, कहाँ कौन सा माइक लगा सकता हूँ। और तीसरा चीज़ होता है अकॉर्डिंग टू यूज। अकॉर्डिंग टू यूज क्या है कि ये वायर्ड भी हो सकता है और ये वायरलेस भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू यूज है, ठीक है साहब। तीसरा चीज हो गया अकॉर्डिंग टू यूज।
वायरलेस। ठीक है सर। वायरलेस में क्या है? हैंड हेल्ड, लेपर, हेड ऑन, 3 टाइप का। और सीलिंग में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, टाइल टाइप का हो सकता है ये, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये वही वर्ड है वायरलेस। कंपनी कौन कौन सी हम यूज करेंगे? मुझे कहाँ लगेंगे पोडियम? दो साइड बाय साइड क्या है जो क्लासरूम है या जो मैं इसको मिटाना होगा सर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये तो माइक्रोफोन में कौन सी कंपनी है? सनाइजर, जिसमें हम डील करते हैं। सनाइजर, श्योर, AKG। आउजा भी आउजा नहीं। आहूजा बहुत रेयर केस में देते हैं, बहुत ही रेयर केस में देते हैं, नहीं तो देते नहीं। वर्ल्ड का सबसे अच्छा माइक्रोफोन में सनाइजर है। सनाइजर, AKG, क्लियर वन। अब आगे एम्पलीफायर। हम एम्पलीफायर भी 2 ही टाइप का होता है। एक होता है मिक्सर एम्पलीफायर, दूसरा होता है पावर एम्पलीफायर। मिक्सर एम्पलीफायर ठीक है ना? कंपनी कौन कौन सी यूज करते हैं? YM, QSC, USC। ठीक है, ये सब पावर में लिखा है सारा। ये कंपनी है। हम लोग जो डीलिंग करते हैं, ठीक है ना? जी, हम लोगों का नहीं होगा। YM में डील करते हैं, QSC में डील करते हैं, बॉस में डील करते हैं। ठीक, कहीं भी जैसा ज़रूरत पड़ा। बाकी इसके नीचे कभी आना पड़ा, वैसे रेयरली हम आते नहीं हैं, आना पड़ा तो आ जाएंगे। ऑडियो DSP इसी की तरह। YM, QSC, परसों का था ना, बॉस, ये दिन का हो गया। क्लियर वन। हाँ, आपका जब यहाँ का क्लास ठीक है साहब? खत्म हो जाता है हम कराएंगे। अगर ऑडियो DSP में YM, QSC, बॉस, क्लियर वन। ऑडियो DSP क्या है कि इसकी सहायता से हम लोग जो है, इसमें बहुत सारे फीचर लगे होते हैं ऑडियो में, कि जैसे मिक्सर को मेरे को लगाना है, हाई फिल्टर पास फिल्टर लगाना है, लो पास फिल्टर लगाना है, इक्वलाइजर लगाना है, एकॉस्टिक लगाना है, मिक्सर में होता है। सब कुछ इसके अंदर है। मैं वो प्रोग्राम करके सब कुछ काटूँ, ठीक है? डीजे वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होता है ये। सब कुछ इसके अंदर में मिलेगा। एक छोटे से डिब्बे में बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है। तो प्रोग्राम में किसका फेंटम ऑन करना है, किसका नहीं ऑन करना है, किसका एकॉस्टिक लेवल कितना कम करना है, ऑटोमेटिक इको कैंसिलेशन लाना है, तो सब कुछ इसके अंदर है। और इसके अंदर USB ऑडियो भी मेरे को मिल जाता है, जो मेरे को वेब कॉन्फ्रेंसिंग में काम आता है। ठीक है सर? अब आगे हम डिस्प्ले सिस्टम में, डिस्प्ले सिस्टम आपको बता देते हैं, क्योंकि जो है आपका भी हो रहा है। डिस्प्ले सिस्टम में पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा कि होता क्या है, उसके बाद जो है डिस्प्ले सिस्टम में कुछ रखा नहीं। डिस्प्ले सिस्टम को जानने के लिए पहले कुछ चीज़ों का जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? रिजोल्यूशन।
अभी तक आप जो है अपने घर का मान लीजिए टीवी खरीदने गए हो या कुछ भी चीज़ खरीदने गए हो तो क्या बाजार में क्या देख करके लाए हो कि ये सोनी वाला है, ये एलजी वाला है, वो सैमसंग वाला है। तो टेक्निकलिटी में कभी सोचा है कि क्या देखना चाहिए हमें? ये डिस्प्ले का जो भी बता रहे हैं सब में लागू होगा, चाहे आप IFP लीजिए, चाहे कोई टीवी मॉनिटर लीजिए, क्या कोई भी डिस्प्ले सिस्टम लीजिए, चाहे प्रोजेक्टर लीजिए, सब डिस्प्ले सिस्टम में ये लागू होगा। पिक्सल क्या चीज़ है इसलिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। कोई भी इमेज बनता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बनेगा, ठीक है सर। इसके अंदर का ये जो छोटा ये जो है ये पार्टिकल आपको दिखाई देता है हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी, इसी को हम पिक्सल बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर। ठीक है सर। तो अब ये समझ में आ गया मेरे को कि अगर कोई इमेज मेरे को बन रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? पिक्सल पे। नंबर ऑफ पिक्सेल्स ज़्यादा होना बस आप पिक्सल पे डिपेंड कर रहा है ना। इट मीन्स अगर मैं पिक्सल को बढ़ाता जाऊंगा तो पिक्चर की क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। इसी पर वीडियो डिपेंड है, ठीक है साहब, इसी पर वीडियो डिपेंड है। इट मीन्स ये हुआ व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस इमेज कॉल्ड पिक्सल। जैसे आप अपना कैमरे में कहते हैं भाई मेरे पास कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, इनके पास इतना मेगापिक्सल का कैमरा है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है उसकी पिक्चर की क्लियरिटी उतना अच्छी आएगी। समझ में आ गया? रिजोल्यूशन क्या है? दिस इज टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल ऑफ दिस इमेज कॉल्ड रिजोल्यूशन। इट मीन्स H इंटू V, इसीलिए इसको इंटू में लिखा जाता है, ठीक है साहब, कि हॉरिजॉन्टल में कितना पिक्सल है और वर्टिकल में कितना पिक्सल है। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो भी होगा वो उसका रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी डिस्प्ले डिवाइस आप खरीदने जा रहे हैं तो उसका रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है साहब। अब रेजोल्यूशन शुरू कहाँ से हुआ है ये मैं यहाँ आ जाता हूँ। पहले तो RCA से शुरू हुआ है, RCA के बाद BGA है, BGA में 3-4 पार्ट हुआ, XGA, UXGA, उसके बाद HDMI है, HDMI का बाद 2K, फिर 4K, फिर 8K। इट मीन्स मैं जो है ये रेजोल्यूशन को बढ़ाता जा रहा हूँ। इसका कितना होता है? XGA आपने देखा होगा कितना होता है? 1024 इंटू 768। इसका मतलब क्या है? ये आपका हॉरिजॉन्टल का है, ये वर्टिकल का है। इसी तरह से HDMI आ गया 1920 इंटू, मैं रेजोल्यूशन को बढ़ाते जा रहा हूँ। आ गया ठीक है। इसी तरह से 4K जब कर देते हैं इसी का 2 गुना कर दीजिए, 4K आएगा। कितना आएगा भाई? 3840। ठीक है सर। इट मीन्स जो भी डिस्प्ले डिवाइस आप खरीद रहे हो उसका रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। सबसे तो पिक्चर में क्लियरिटी आती है। पिक्सल रेजोल्यूशन ही पिक्सल है। पिक्सल को मैंने इसलिए बताया कि इसी पिक्सल के रिलेशन से जो बना, पिक्सल का हॉरिजॉन्टल में कितना पिक्सल है और वर्टिकल में कितना पिक्सल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही तो रेजोल्यूशन है। पहले हमारे यहाँ जो है RCA शुरू होता था, जो है सेटअप बॉक्स जो लगाते थे
लाल पीली और वाइट केबल। अभी समझ लीजिए, अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो इसको भी डिटेल करना है। कंट्रास्ट रेशियो, ठीक है। कोई भी कंपनी, चाहे सोनी हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे एलजी हो, कोई भी कंपनी आज तक जो है जो इमेज बन रहा है उसके नीचे का ब्लैक पार्ट जीरो नहीं कर पाया। तो कंट्रास्ट रेशियो क्या है? कंट्रास्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ वाइट पार्ट एंड डिफरेंस ऑफ ब्लैक पार्ट। इट मीन्स क्या है, अब कोई भी इमेज आपका बना तो लास्ट में आप देखेंगे ना कुछ ये ब्लैक पार्ट यहाँ रह जाता है। इसीलिए इस रेशियो को मैं लिखता हूँ जो है रेशियो में, क्योंकि कोई कंपनी जीरो तो कर नहीं पाई, इसलिए मैं 1 लिखता हूँ। अब इसका मतलब ये है, ये व्हाइट पार्ट है मेरा, ये है ब्लैक पार्ट। किसी भी डिस्प्ले डिवाइस का कंट्रास्ट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। अब मान लीजिए दूसरा एक कोई डिवाइस है जिसका कंट्रास्ट रेशियो 4000:1 है, तो वाइट पार्ट किस में ज़्यादा है? 4000 वाले में, तो इमेज उसमें बढ़िया दिखेगा। ठीक है साहब। एस्पेक्ट रेशियो क्या है? ये इमेज का साइज बताता है। इमेज का क्या बताता है? ये इमेज साइज बताता है। जैसे 4:3 हुआ, 9:6 हुआ, 16:9 हुआ, 10:6 हुआ, ये सब इमेज का साइज है। पहला हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है। कहीं भी आप कोई इमेज में देखा होगा कि इमेज बराबर नहीं मिलेगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है सर। इसके बाद आता है ब्राइटनेस। आपने सब कुछ कर लिया, डिस्प्ले में सब कुछ ठीक है, उसका रेजोल्यूशन भी खूब बहुत ज़्यादा है, वो एस्पेक्ट रेशियो भी सही है, कंट्रास्ट रेशियो सही है, लेकिन अगर उसमें लाइट नहीं है तो इमेज नहीं आएगा। ठीक है साहब। इसलिए लाइट का होना ज़रूरी है। अब जैसे प्रोजेक्टर में लैंप लगा हुआ है, वो लैंप से लाइट जा रहा है फिर दिख रहा है। IFP में जो है LED से लाइट आ रहा है इसलिए दिख रहा है। अगर लाइट का सोर्स आपके पास नहीं है तो सब कुछ कर लीजिए, वो जीरो है, वो ब्लैक दिखेगा, तो ब्लैक में तो सब जीरो हो गया। इसलिए उसका ब्राइटनेस भी अच्छा होना चाहिए जो डिवाइस खरीद रहा है। अब ब्राइटनेस क्या है? ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पढ़े होंगे आप लोग। प्रकाश की ज्योत की तीव्रता, प्रकाश कितने जो है ज्योत जो है कितने तीव्र से निकल रही है उसको दिखाता है। ठीक है। तो जितना जो है तीव्र से प्रकाश जो है बढ़िया से निकलेगा उतने उसमें से जो है बढ़िया लाइट वाला पिक्चर निकलेगा। ठीक है। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इसका यूनिट किस में नापा जाता है? कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम ल्यूमेंस बोलते हैं। ठीक है। इसलिए इसको हम किस में नापते हैं? ल्यूमेंस में। अब इसकी यूनिट क्या है? ल्यूमेंस। जो हमारा सन है, सन का भी लाइट का जो है ब्राइटनेस होगा ना, तो नॉर्मली अगर ओपन एरिया है तो 3000 ल्यूमेंस होता है। कितना होता है? 3000 ल्यूमेंस। सन का ब्राइटनेस जो है 3000। अब जैसे मान लीजिए ये रूम है, अर्थ में या ऊपर? यहाँ पे ऊपर कहाँ, ऊपर तो बहुत है। अब जैसे यहाँ पे आपका जो है, इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो खिड़की लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ। अगर यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर लगाना हो तो आप क्या बताएंगे? 3000 ल्यूमेंस के ऊपर वाला ही बताएंगे। नीचे बताओगे तो आपको धुंधला दिखेगा, क्योंकि सन का ही ब्राइटनेस जो है 3000 होता है। नेचुरल लाइट। ठीक है ना।
तो इसके ऊपर आपको 35, 40, 4000, 4500, 5000 जो मर्जी दे दीजिए, ठीक है। तो ब्राइटनेस होना ज़रूरी है। अब इसके लिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है, किससे किससे दे रहे हैं हम? एक तो लैंप से देते हैं, दूसरा एलसीडी हमारे पास आया था जो है एलसीडी का देते हैं, अब एलईडी आ गया, अब तो लेज़र भी आ गया। अब जैसे मैं लैंप लगाता था, लैंप का एक लाइफ होता है, तो कितने घंटे बाद जो है वो डिम हो जाएगा। उसके बाद एलईडी आया, लाइट को मैंने और बढ़ा दिया, CFL है, CFL है। तो लाइफ बढ़ाया तो दाम भी बढ़ गया। अब लेज़र आ गया और लाइफ बढ़ गया तो और दाम बढ़ गया। इसलिए जो भी फैसिलिटी आप लेना चाहोगे उससे दाम बढ़ता जाएगा, ठीक है। लास्ट में मेरा आता है कनेक्टर्स एंड फैसिलिटी। इसमें HDMI भी है, बीच में BGA भी है, लैन पोर्ट भी है, फलाना भी है, हर चीज़ है, ये लास्ट में आता है। लेकिन ये सारे फैक्टर डिस्प्ले सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। तो अब आप जो है ये सारी फैसिलिटी जो है किसी एक चीप वाले जो है कंपनी के पास ये सारा फैसिलिटी मेरे को मिल रहा है, तो मेरे को ये लेना चाहिए ना, मेरे को ब्रांड देख के थोड़ी लेना चाहिए। तो एज ए टेक्निकली यू विल एग्जामिन इन द डिस्प्ले फील्ड दिस क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई, ठीक है साहब। ये डिस्प्ले सिस्टम हो गया, डिस्प्ले सिस्टम में यही है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी हैं। अब ये हम करते क्या करते हैं, प्रोजेक्टर प्लस मोटराइज स्क्रीन, यहीं से शुरू करते हैं। IFP वीडियो वाल डाटा, डिस्प्ले का है, जिसमें ये सारी ये दोनों चीज़ें आपको जो है बहुत हायर एंड की चीज़ें हैं, ये आपके उसमें दिया गया है ब्रीफ में, ये देख लीजिएगा। प्रोजेक्टर और IFP ये सारा चीज़ें देख करके आप ये हमारे यहाँ 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 85 इंच, 86 इंच, इन सारा देखिए सारा कुछ उसमें ब्रीफ किया गया है। ये सारा चीज़ अब एक कॉस्टली है। IFP का मतलब होता है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, इसके अंदर इंटरेक्टिव भी है, एंड्रॉयड भी है, इसके अंदर PC लगा सकता हूँ मैं। तो एंड्रॉयड 9 वर्जन का है, उसमें सारा कुछ लिखा है। PC कम से कम i3, i5, i7 में कुछ भी लगा सकता हूँ, जिसको OPS बोलते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों का ऑडियो और वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको हाईलाइट किया है। तो अब आप जाने लायक हो गए।